गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन को पढ़ेंगे और सूरत विभाजन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहले बंगाल विभाजन। बंगाल जो था उस वक्त राष्ट्रीय एकता एवं आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनता जा रहा था और अंग्रेज इसी बढ़ती एकता को तोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। इसी क्रम में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। यह विभाजन का वास्तविक कारण था और ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कर्जन भाषा और धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित कर राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। यहाँ पर देखो कि जैसे ये बंगाल है और ये बंगाल का विभाजन करना चाहता था। एक ईस्ट बंगाल बनाना चाहता था और दूसरा वेस्ट बंगाल बनाना चाहता था और दोनों की प्रशासनिक इकाइयाँ अलग होती थी, यानी राजधानी अलग। और देखो ईस्ट बंगाल जो था वहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है, दोनों का विभाजन कर दो, राजधानी अलग बना दो जिससे दोनों का कल्चर अलग रह जाए। ठीक है, अब बीच में बैठ के दोनों के मध्य फूट डालते रहो, जिससे क्या होगा, दोनों की एकता प्रभावित होगी। एकता प्रभावित होगी तो राष्ट्रवाद प्रभावित होगा और राष्ट्रवाद प्रभावित होगा तो जो बंगाल के युवा थे, जो शिक्षित वर्ग थे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे, उस पर लगाम लगेगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से बंगाल का विभाजन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर देखो, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तब उन्होंने ये बताया बंगाल की जनता को कि देखो बंगाल एक बड़ा राज्य है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 8 करोड़ है, जो कि यूरोप के बहुत सारे देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। यूरोप के बहुत सारे देशों की जनसंख्या 8 करोड़ से उस वक्त कम थी। तो एक बड़ा राज्य है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों में असुविधा होती है। इस कारणों से बंगाल का विभाजन आवश्यक है और इसी मसले को मुद्दा बनाकर उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी अब बंगाल विभाजित होकर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन जाता है। अब देखो इसके अंतर्गत जो ईस्ट बंगाल बनता है, जिसे पूर्वी बंगाल कहते हैं, पूर्वी बंगाल एक नया प्रांत बना और पूर्वी बंगाल में असम को जोड़ दिया जाता है। यानी असम को जोड़ के एक नया प्रांत बनता है जिसे पूर्वी बंगाल कहते हैं। और इस पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी और इस पूर्वी बंगाल का जो राजधानी था वो ढाका था तथा इसका पूरा क्षेत्रफल जो था वो 1,06,540 वर्ग मील था। वहीं पश्चिम बंगाल को देखो तो दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल बनता है। उस वक्त पश्चिम बंगाल में उस वक्त का बिहार और उड़ीसा को भी जोड़ दिया जाता है और यह एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, यानी यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्रफल था उस वक्त 1,41,580 वर्ग मील। अब देखो जब बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस वक्त जो बंगाल के लोग होते हैं, खास करके बंगाल के छात्र लोग, उन्होंने इसका विरोध किया, जुलूस निकाले और विरोध प्रदर्शन किया। इतना तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। अंततः लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया और इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। इस दिन को यानी 16 अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। इस तरह अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार डालने की कोशिश की गई। यहाँ पर देखना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, इन्होंने बंगाल की जनता से आह्वान किया और इनके आह्वान पर इस दिन बंगाल की जनता ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और एकता को प्रदर्शित किया। यानी राखी दिवस के रूप में इस दिन को मनाकर एकता को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पे वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत जो कि उस वक्त का सबसे लोकप्रिय गीत था और लोगों ने उपवास रखे, शोक मनाया। इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन पर एक गीत लिखा, अमार सोनार बंगला, बांग्ला भाषा में गीत लिखा और इस गीत की जो पहली पंक्तियां थी 1905 ईस्वी में बंग दर्शन नाम की एक मैगजीन में प्रकाशित की गई, जो कि बाद में चलकर भविष्य में 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। अब देख लो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि ईस्ट बंगाल बनता है और वेस्ट बंगाल बनता है। ठीक है, ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। जब 1947 में भारत का एक खंड पाकिस्तान बनता है, इस्लामिक मुल्क के तर्ज पर पाकिस्तान का गठन होता है और इस पाकिस्तान के द्वारा ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था या मुस्लिम के आबादी वाला जो क्षेत्र था,
ईस्ट बंगाल, इसे भारत से मांग लिया जाता है। जब ये ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बनता है तो इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाने लगता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगता है। और 1971 के जंग में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क बनता है जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक है। और 1971 में अमार सोनाल बांग्ला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। अगला देखना पॉइंट, बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है, जिसे बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है। यानी सम्मिलित रूप से देखो तो इसे स्वदेशी और एवं बहिष्कार आंदोलन कहा गया। क्या था यह आंदोलन? इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया। और इस घटना ने, यानी स्वदेशी आंदोलन की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। देखो, ये जो आंदोलन था बहुत कम समय में देश के कोने कोने तक पहुंच जाता है। अब देखो, अंततः देखोगे कि ये आंदोलन तो देखो बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अंततः ये आंदोलन असफल होता है। लेकिन असफल होने के बाद भी भारतीय जनता के दिलों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सफल होता है, जिसके तर्ज पे भारत में आगे चल के कई आंदोलन होते हैं। इस कारण कहा जाता है ये जो स्वदेशी आंदोलन की घटना थी, इस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। एक पॉइंट देखना, ये जो स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था, सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने 1905 में एक पत्रिका लिखी थी संजीवनी, उसमें प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन को। इस आंदोलन के पक्ष में बंगाल में अनेकों जनसभाएं प्रारंभ हो गई, जिसमें लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की अपील की गई और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए कहा गया। ठीक है। अब 1905 में जब कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में जो भारतीय जनता थे वो विदेशी वस्तुओं की जो दुकान थी उसके आगे धरने दे गए। यानी जो लोग विदेशी वस्तुएं खरीदने उनकी दुकान पे जाते थे, उन्हें ये लोग समझाते थे कि आप स्वदेशी का इस्तेमाल करो, इन विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से इनका फ़ायदा होगा, ना कि आपका। साथ ही विदेशी सामानों की होली जलाई गई। सरकारी प्रतिष्ठानों, उपाधियां, स्कूल एवं कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। यहाँ तक कि इस आंदोलन में देखा गया जो महंत थे उन्होंने विदेशी चीनी से बने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। इतना तक कि जो हलवाई वर्ग था, जो नाई थे, जो बार्बर थे, दर्जी थे, इन लोगों ने भी अंग्रेज को अपनी सेवा देने से मना कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिए। यानी पूर्ण रूप से अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। धीरे धीरे ये स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही नहीं बल्कि ये अखिल भारतीय स्वरूप को ग्रहण कर लिया। देखो, इस आंदोलन के प्रसार में बड़े बड़े नेता शामिल हो गए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके साथ ही सुब्रमण्यम आनंद चार्लू, टीएम नायक जैसे नेताओं ने भी इसका नेतृत्व किया। अब देखो, आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना, स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये पॉइंट याद रखना कि बंगाल के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक इसके विपरीत यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। अब देखना, बंगाल का विभाजन हो गया और अंग्रेज चाहते थे फूट डालो और राज करो, यानी किसी भी तरीके से दो धर्मों के बीच आप फूट डालते रहो और आपका शासन चलता रहेगा। अब देखो, बंगाल के जो किसान थे मुख्यतः मुस्लिम वर्ग के लोग थे। मुस्लिम जनता ज़्यादातर बंगाल में किसान के रूप में कार्य करती थी और जो जमींदार वर्ग था खास करके उस वक्त हिंदू वर्ग ज़्यादा था। ये वजह काफ़ी थी अंग्रेज़ों के फूट डालो और राज करो की नीति को बल देने के लिए। अब इसी वजह के कारण बंगाल के किसानों ने फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पर अंग्रेज़ों की सक्रिय होती है, जो कि जो बंगाल में जो किसान थे उन्हें इस आंदोलन से दूर कर देता है। यानी एक तरीके से आप ये जान लो कि इस आंदोलन में बंगाल के किसानों ने
अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई थी, इस आंदोलन ने बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं किया था। इसके साथ ही एक और नकारात्मक पहलू थी इस आंदोलन की कि इस स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए पारंपरिक त्यौहार और धार्मिक मेलों इत्यादि का भी सहारा लिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अंग्रेजों ने धार्मिक मुद्दे से जोड़ दिया। और धार्मिक मुद्दे से जोड़ने के बाद बहुत सारे धर्मों का रुझान इस आंदोलन के प्रति कम हो जाता है, जो कि इस आंदोलन की गतिविधियों को प्रभावित करता है। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, धरना प्रदर्शन में भाग लिया। साथ ही महिलाओं ने विदेशी चूड़ी पहनना और विदेशी बर्तनों के इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। अब देखना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने देशी उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। तो इस आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष कुटीर उद्योग और विभिन्न प्रकार के बड़े पैमाने पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। कैसे? तो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था आत्मनिर्भरता, यानी आप आत्मनिर्भर बनो। अगर आप विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्वदेशी वस्तुओं का भी उत्पादन आपको करना पड़ेगा। नतीजा होता है स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है, स्वदेशी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। यहाँ पर कपड़ा मिल, साबुन, दिया सलाई के कारखाने, हैंडलूम और बहुत से साहूकार वर्गों ने राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी जैसी इत्यादि को भी खोला था। अब यहाँ पर एक देखना, बरिसाल स्कूल के अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त। बरिसाल जो कि अभी बांग्लादेश में है, ये उसके अध्यापक थे, साथ ही एक सोशल वर्कर भी थे। इन्होंने स्वदेश बांधव समिति स्थापित की 6 अगस्त 1905 ईस्वी को। इसकी कुल 159 शाखाएं खोली गई और इन्होंने जनता को आंदोलन के प्रति जागरूक किया। इन्होंने जनता को प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, जिससे इन जो स्वदेशी उद्योग धंधे लगे हैं इन्हें सहारा मिले, इन्हें अधिक से अधिक सामान उत्पादन कर पाएँ और इनका खपत हो पाए, जिससे इन उद्योगों को ज़्यादा सहारा मिले। इसके साथ ही अश्विनी कुमार दत्त ने बरिसाल हितैषी नाम की साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की और इस पत्रिका के माध्यम से अश्विनी कुमार दत्त भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिश की है। साथ ही इन्होंने कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना 1908 में होती है तथा इस संस्था के माध्यम से भारतीय जनता को अपने स्वदेशी व्यापार लगाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने बंगाल में केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की, जो कि भारत का प्रथम औषधि निर्माता कंपनी बनता है। साथ ही टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को, इसकी स्थापना होती है 1907 ईस्वी में, ठीक है, जिसने सभी विदेशी और सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया। अब देखना, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को सांस्कृतिक प्रोत्साहन कैसे मिला। तो एक थे अवनींद्र नाथ टैगोर। इन्होंने चित्रकारी के माध्यम से स्वदेशी चेतना यानी राष्ट्रीय चेतना को जगाने की कोशिश की। इसके साथ ही 1907 ईस्वी में ये अपने भाई गगन नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की तथा परंपरागत लोक नाट्यशालाओं के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अब देखना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांता सेन, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद जैसे कवियों के द्वारा लिखे गीत राष्ट्रवादियों के मन में प्रेरणा का स्रोत बना। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्रसिद्ध गीत लिखा था अमार सोनार बंगला, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है। इसके अलावा देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का तो गीत लिखा था राष्ट्रगान का, इसके अलावा भारत और श्रीलंका का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अब देखना, शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो देखो, जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उनका मानना था जो कि तत्कालिक शिक्षा प्रणाली है, अभी की जो तत्कालिक शिक्षा प्रणाली है वो अपर्याप्त है, यानी यह वेस्टर्न कल्चर पर आधारित है और यह भारतीय छात्रों को राष्ट्रवाद से विमुख करती है। इसलिए इन लोगों ने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये पॉइंट पूछा गया था परीक्षा में, इसे याद रखिएगा। सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। साथ ही देखना, कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना आरंभ हुई और इसके प्रधानाचार्य थे श्री अरविंद घोष, बहुत ही महान व्यक्ति। इन्हें प्रधानाचार्य के रूप में उस वक्त 150 रुपया प्रति माह की वेतन दी जाती थी।
अब ये जो राष्ट्रीय महाविद्यालय है वर्तमान में जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी वर्तमान में बंगाल का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। इसके साथ ही देखना अलग, शांति निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अब देखना, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय डॉन सोसाइटी को जाता है, जिसके संपादक सतीश चंद्र मुखर्जी थे। अब देखो, जिस तरीके से छात्रों का रुझान स्वदेशी आंदोलन में बढ़ रहा था, उसी क्रम में बंगाल के मुख्य सचिव ने कलेक्टरों के पास एक पत्र भेजा और कहा कि कॉलेज के छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोको, नहीं तो तुम लोगों की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उसे रोक दी जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय को भी यह आगाह किया कि ऐसे संस्थानों की मान्यता वापस ले लो जो छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से नहीं रोक सकती। अब देखो, कार्रवाई होती है, छात्रों पर कार्रवाई होती है, भारतीय छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाला जाने लगता है, इन पर जुर्माना लगाया जाने लगता है। 3 लोगों की सहायता के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, जिसके सचिव होते हैं सचिंद्र प्रसाद बसु। सचिंद्र प्रसाद बसु एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सचिव होते हैं। अब देखो, शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाए जाने लगते हैं। अब कारण क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल यानी जो उस वक्त के ब्रिटिश स्कूल होते हैं उनका बहिष्कार होने लगता है। कैसे? तो इन शैक्षणिक संस्थानों के जो शिक्षक थे उन्हें संस्थानों से निकाला जाने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन लोगों ने अपना स्वदेशी विद्यालय की स्थापना शुरू कर दी, यानी यहाँ पर इन लोगों के द्वारा स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो देखो, एक तरीके से देखा गया कि जो स्वदेशी आंदोलन जिस तरीके से फैलता जा रहा था इसे देखकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के होश उड़ गए। बहुत तेज़ी से शुरुआत में ये आंदोलन फैलता है। इस आंदोलन का जो लहर होता है बंगाल से निकलकर मुंबई, पुणे, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित देश के अन्य भागों तक फैल चुका होता है। यानी ये लगातार जोर पकड़ता जाता है शुरू में, लेकिन अचानक 1908 ईस्वी के मध्य तक यह आंदोलन स्थिर पड़ गया और परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन अंत में असफल होता है। लेकिन देखो, यह आंदोलन भले ही अंत में असफल हुआ, लेकिन इसने कई प्रभाव भी अपने छोड़े। तो देखो आगे क्या होता है। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनकी पत्नी थी महारानी मेरी, के स्वागत में, ये लोग भारत आने वाले होते हैं, इनके स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये लोग आते हैं भारत में, मुंबई से कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से दिल्ली पधारते हैं। वहाँ जॉर्ज पंचम के द्वारा 3 घोषणाएं की गई। पहला, जो बंगाल विभाजन था उसे 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बाद कौन बनता है वायसराय? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के बाद कौन बनते हैं वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन बनते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय। इनके कार्यकाल में जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन तो उसे 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया जाता है। यह तो पहली घोषणा थी। दूसरी घोषणा थी, ब्रिटिश ने भारत की प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, यह दूसरी घोषणा थी। और तीसरी घोषणा थी, बंगाल से हटकर उड़ीसा और बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो ये 3 घोषणाएं की जाती हैं जॉर्ज पंचम के द्वारा। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग कि स्वदेशी आंदोलन के असफल होने का क्या कारण था। तो पहला था सांप्रदायिकता। अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था, इसका लाभ उन्हें भरपूर मिलता है। देखो, इस आंदोलन का सबसे बड़ा दोष यह था कि बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग का आंदोलन में शामिल नहीं होना। बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग का आंदोलन में शामिल नहीं होना और राष्ट्रवादियों का ध्यान इस पक्ष पर बहुत कम गया, जो कि इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ा नकारात्मक कारण बनता है। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन विरोधी रवैया को अपनाया होता है। सलीम उल्लाह ने यहाँ पर अंग्रेजों का समर्थन दिया। अब देखो, अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन किया और आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए मुस्लिम जनता को ढाल के रूप में प्रयोग किया। और जब ये स्वदेशी आंदोलन अपने चरम सीमा पे होता है, उस वक्त बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। इस वजह से आंदोलन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो ये वजह थी। आगे देखो, आंदोलनकारियों की कुछ गलतियाँ ये थी कि इस आंदोलन को पारंपरिक रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक त्योहारों से जोड़ना, जिससे अंग्रेजों को सांप्रदायिकता के जहर फैलाने में काफ़ी आसानी हुई। ये कुछ गलत नीतियाँ थीं जो कि अंग्रेजों को फूट डालो और शासन करो की नीति को अधिक मजबूत बना दिया। यानी कि धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ने के बाद ये आंदोलन का
अब देखो, अंग्रेजों ने कुछ धार्मिक विरोध जैसी भी गतिविधियां शुरू कर दी थी और इस आंदोलन को धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया, जिस कारण स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता कम हो गई। और फिर देखो सरकार की दमनकारी कार्रवाई क्या होता है, तो कांग्रेस के उदारवादी वर्ग को जीतने के लिए मार्ले मिंटो सुधार की स्थापना की जाती है। अब देखो उदारवादी वर्ग क्या है, तो कांग्रेस में दो विचारधारा उत्पन्न होती है, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी वर्ग को जीतने के लिए उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार की स्थापना की। और ये जो उदारवादी उग्रवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं, कांग्रेस के 1907 के जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें ये दोनों एक अलग वर्ग के रूप में कांग्रेस में हो जाते हैं। कांग्रेस का विभाजन होता है, उदारवादी और उग्रवादी दो वर्गों में कांग्रेस बढ़ जाता है। अब देखना, ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक प्रदर्शनों, सभाओं और प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इन कारणों से स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। अब देखो तीसरा वजह कांग्रेस में फूट, जो कि महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी होती है रास बिहारी बोस ने, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो वर्गों में बढ़ जाता है, दो दलों में विभाजित हो गया, जिसे उदारवादी यानी नरम दल एवं उग्रवादी गरम दल कहा जाने लगा। ठीक है। अब देखो, जो गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को स्वराज प्राप्ति तक ले जाया जाए, यानी स्वदेशी आंदोलन को स्वराज प्राप्ति का जरिया बनाया जाए, इसे पूरे देश में फैलाया जाए। लेकिन जो नरम दल के जो नेता थे, उदारवादी नेता, इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इन कारणों की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जो गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया गया। जैसे तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया। इनका मुकदमा लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन अंततः इन्हें सजा होती है और इन्हें 6 माह की कैद पर भेज दिया जाता है। इसके अलावा देखो, लाला लाजपत राय थे, इन्हें निर्वासन दे दिया जाता है और बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस प्रकार देखो तो आंदोलन का जो मजबूत नेतृत्व था, यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। अब देखना, प्रभावी संगठन का अभाव। स्वदेशी आंदोलन काफ़ी तेजी से फैलता जा रहा था, लेकिन इस संगठन में नेतृत्व का अभाव था। इस वजह से यह जो आंदोलन था अनुशासित ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और धीरे धीरे ये आंदोलन स्थिर पड़ता गया, धीमा पड़ता गया। अंततः इस आंदोलन का अंत हो गया। तो यहाँ पर देखा गया कि अंततः ये आंदोलन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय जनता के दिल में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम कर दिया था। अब देखो आगे कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल को देखेंगे हम लोग। तो देखना, भारत की आज़ादी से पूर्व कांग्रेस एक मुख्य संगठन था जो भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। लेकिन समय के साथ कांग्रेस में दो तरह के विचारधारा वाले लोग शामिल हो गए। ठीक है, दो तरह के विचारधारा वाले लोग शामिल हो गए। प्रथम थे नरम दल, जो कि अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के सहयोग से सरकार चलाना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे। और दूसरे थे गरम दल, जो कि शुद्ध रूप से अंग्रेजों से आज़ाद अपनी देसी सरकार यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। इसी विचारधारा को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। और इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की होती है रास बिहारी बोस ने। अब देखना, यहाँ पे नरम दल के मुख्य नेता थे मोतीलाल नेहरू और गरम दल के मुख्य नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि अगर देखो तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले यही नेता थे। अब देखना, नरम दल के कुछ अन्य प्रमुख नेताओं के नाम। तो उसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये सभी जो थे नरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल के नेताओं को देखो तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सदगुरु और राजगुरु जैसे प्रमुख नेता थे गरम दल के। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल बाल पाल से किन्हें जाना जाता, तो याद रखना, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बने बाल गंगाधर तिलक और पाल से बने बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता था। तो ये सभी गरम दल के प्रमुख नेता थे। देखना, यहाँ पर बंगाल विभाजन के बाद ही कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के स्पष्ट विरोध सामने आए। नरम दल के जो नेता थे स्वदेशी के पक्षधर थे और इस स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरम दल या फिर इन्हें नरम पंथ भी कहा जाता है,
नरम दल इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जिस क्रम में 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस बढ़ जाता है। देखना, नरम दल के जो लोग थे वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। क्यों करते थे भाई? तो देखो, ये तो सच था कि अंग्रेज जो थे भारत की संपत्ति को लूटते थे, ठीक है, लेकिन भारत में आधुनिक तकनीक लाने का भी श्रेय कुछ हद तक अंग्रेजों को जाता है, जैसे रेलवे इत्यादि अंग्रेजों ने लाए थे। इसलिए नरम दल के लोग चाहते थे कि अंग्रेजों के अधीन रहकर ही सरकार बनाने में हम लोगों की भलाई है। लेकिन गरम दल के लोग थे ठीक इसके विपरीत विचारधारा वाले लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, गरम दल जो था वो वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। गरम दल के लोग वंदे मातरम के गीत के समर्थक थे। क्यों? तो वंदे मातरम का जो गीत था भारतीयों के मन में देशभक्ति उत्पन्न करता था। इस गीत की लोकप्रियता भी थी, लोग इस गीत को पसंद करते थे और कई सभाओं में यह गीत दिन रात गाया जाता था। जबकि ठीक इसके विपरीत नरम दल जो था वंदे मातरम के विरुद्ध था तथा ये लोग जन गण मन के समर्थक थे। ठीक है, नरम दल किसका समर्थक थे? जन गण मन के। अब देखो, वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता बढ़ती गई, जिस कारण जनता में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना भी बढ़ने लगी। अब तो अंग्रेज भी चाहते थे कि वंदे मातरम पे फुल स्टॉप लग जाए। यहाँ पर नरम दल के जो नेता होते हैं वो वंदे मातरम के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देते हैं। यहाँ पर राजनीति क्या होती है? परिणाम ये निकल कर आया कि गरम दल के नेताओं को उग्रवादी नेताओं से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, और समय के साथ ये जो वंदे मातरम गीत था इसे देशभक्ति गीत न कहकर धार्मिक गीत कहा जाने लगा, यानी इसे भी धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ा जाने लगा। इस कारण वंदे मातरम की लोकप्रियता भी कम होने लगी। अब देखो, जब ज़्यादा धार्मिक मुद्दा होने लगा तो यहाँ पर मुस्लिम जनता को भी लगने लगा कि उनका भी एक संगठन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नवीन संगठन बनता 1906 में, मुस्लिम लीग, जो कि देखोगे आगे चलकर मुस्लिम लीग के द्वारा ही पाकिस्तान की मांग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन पे कांग्रेस के दोनों नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाया जाता है और एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।